हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, आज चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट कर रहे हैं। बाबू, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट यूनिट, इस यूनिट का ये थर्ड चैप्टर है। ठीक है ना? वैसे चैप्टर नंबर 9 है आपकी बुक में ये। ठीक है जी बाबू। यूनिट मेरे हिसाब से वो यूनिट नंबर 2 है। ठीक है ना? ये यूनिट नंबर 2 का चैप्टर नंबर 3 है। ठीक है, चैप्टर का नाम है एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड। एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड। फटाफट से लिखो ये बेटा, जल्दी से। मैं फिर वही बोल रहा हूं, मेरे हिसाब से मेरी ये यूनिट नंबर 2 है, बुक में ये यूनिट नंबर 3 है, और ये यूनिट नंबर 2 का चैप्टर नंबर 3 है। ठीक है जी। वैसे बुक में चैप्टर नंबर 9 है। ठीक है, बताना ना बात किसी को। एक्सेस डिमांड पहला टॉपिक लिखेंगे, लिखोगे मेरे साथ साथ आप अभी। ठीक है जी। मैं नेक्स्ट पेज से लिखना शुरू करूं। लिखना बेटा फटाफट से। बाबू, लास्ट चैप्टर में बिल्कुल आखिरी टॉपिक हमने पढ़ा था, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम की बात करी थी, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम और ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम की बात की थी। याद आई बात? बाबू, वहीं से लेक्चर को शुरू करूंगा। मेरी बात को सुनना ढंग से। चैप्टर बहुत सिंपल है। अगर 1 घंटे में 40 मिनट में चैप्टर खत्म हो रहा होगा तो पता ही होगा कि इतना सिंपल होने वाला है ये। बाबू, 2 टॉपिक हैं इस पूरे चैप्टर में, एक एक्सेस डिमांड, दूसरा डेफिशिएंट डिमांड। एक पढ़ लो, दूसरा बिल्कुल सिमिलर है, बिल्कुल सिमिलर। डेफिनेशन में बस अपोजिट अपोजिट करते जाओ, इम्पैक्ट में अपोजिट अपोजिट करते जाओ, रीजन में अपोजिट अपोजिट करते जाओ, मेजर्स टू करेक्ट में अपोजिट अपोजिट करते जाओ। एक पढ़ लो तो दूसरा कराने के लिए 1 मिनट चाहिए। एक में टाइम लगा लो 40 मिनट, तो दूसरे में टाइम लगा लो 1 मिनट। बस इतना सिंपल कर सकते। ठीक है जी, बात समझ में आई? पहली बात। दूसरी बात, सर मैंने उस दिन ये बात कैसे समझाई थी, दोबारा वैसे ही। मान लो इकोनॉमी में 100 लोग हैं और एक पर्सन मैक्सिमम 10 यूनिट प्रोड्यूस कर सकता है, तो मैक्सिमम प्रोडक्शन कितना हो सकता है इकोनॉमी में? 1000 यूनिट। ठीक है, दैट मीन्स प्रोड्यूसर इज विलिंग टू सप्लाई 1000 यूनिट। प्रोड्यूसर को पता है कि वो 1000 यूनिट बेच सकता है। अब हुआ क्या ना, वाई एक्सेस पे कंजम्पशन। बेटा, एग्रीगेट सप्लाई कर्व 45 डिग्री का एंगल क्रिएट करता हुआ एग्रीगेट सप्लाई में इनकम के बराबर है। अब वो प्रोड्यूसर की एक्सपेक्टेशन ये है कि एग्रीगेट डिमांड भी 1000 यूनिट की ही आने वाली है। अगर तो बेटा इस पॉइंट
एडी और एस तो बराबर होते, इक्विलिब्रियम तो होता ही होता, साथ ही साथ क्या मैं बोल सकता हूं ये फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम होता। भाई एडी और एस तो बराबर होते, लेकिन हर एक इंसान को नौकरी भी मिल जाती, ऐसा ही होता ना बेटा, ठीक है ना। 100 के 100 लोगों को नौकरी मिल जाती ना, 1000 की यूनिट बनती भी, 1000 बिकती भी, लेकिन नौकरी भी सबको मिलती। तो ये पॉइंट होता फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। अब बेटा ये जो वर्ड लिखा गया ना एक्सेस डिमांड, ये अपने आप में बोलता है कि कोई चीज तो ज्यादा है। सर एक्सेस का मतलब ही क्या है? कुछ तो ज्यादा है। और बेटा ज्यादा क्या है? एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड। बेटा आपको पता है ना एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या होता है? क्या क्या पढ़ी थी डेफिनेशन? टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज विच ऑल द कंज्यूमर आर प्लानिंग टू बाय। ये प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड है। तो प्लान डिमांड है ना, अभी आ थोड़ी गई डिमांड। कहता है एक्सेस डिमांड क्या होता है? सिचुएशन जब डिमांड कुछ ज्यादा है, एक्चुअल कुछ ज्यादा आई, यही तो एक्सेस डिमांड है कि बाबू प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड कम रह गई और एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड काफी ज्यादा आ गई, ठीक है ना। इस एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड ने अगर एएस कर्व को इंटरसेक्ट किया तो बेटा जहां ये इंटरसेक्ट किया ये यहां मुझे नया इक्विलिब्रियम पॉइंट मिला, पॉइंट E1, याद है? उस दिन भी तो यही बना रहा था पॉइंट। बेटा ये जो गैप अब मैं दे रहा हूं एई, पता है आपको एई को क्या बोलते हैं? एई इज द सर इन्फ्लेशनरी गैप। अब ये क्या चीज होती है बाबू? आपको बता देता हूं, ना ही एक्सेस डिमांड ना ही इन्फ्लेशनरी गैप, इन दोनों में कोई भी अंतर है। पेपर में डेफिनेशन आई इन्फ्लेशनरी गैप क्या, तो क्या लिखोगे? इट इज द गैप एट विच एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन द प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड रिक्वायर्ड टू एस्टैब्लिश फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। यानी कि डेफिनेशन क्या है? बिल्कुल सेम। मैंने क्या बोला है? इन्फ्लेशनरी गैप क्या है? इट इज द गैप एट विच, यहां से शुरू हो जाओ, it is the gap at which where actual aggregate demand is more than the planned aggregate demand required to establish the full employment equilibrium. Excess demand क्या होती है? जब आपकी actual aggregate demand कुछ ज्यादा आए planned aggregate demand से, तो बेटा यही यही गैप excess demand भी है, यही गैप क्या है बेटा? inflationary gap भी है। दोनों में कोई अंतर नहीं है। समझ आई बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? डेफिनेशन देख लो एक बार, क्या लिखा हमने बेटा? क्या होता है? इट रेफर्स टू द सिचुएशन वेयर एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन द प्लान टू एस्टैब्लिश द फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। जब एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड से ज्यादा है, वो प्लान्ड डिमांड जिसको इक्विलिब्रियम क्रिएट करना था, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम क्रिएट करना था, उससे ज्यादा आई डिमांड। ठीक है जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? बाबू इन्फ्लेशनरी गैप की डेफिनेशन तो ना लिखो, ना लिखनी है हमने नोट्स में तो लिखनी है, मैं तो ना लिखू ना। इट इज द गैप एट विच, बाकी सारी बात से ठीक है जी, सब सामने देख रहे हैं अभी, बस जिसने जितना लिखा हुआ है उतना ही लिखा हुआ है अभी। बाबू बात को आगे बढ़ा रहा हूं मैं। सामने देखना, हाँ जी सब सामने देख रहे हैं। मैं आपसे पूछता हूं और एक्सेस डिमांड, बेटा 7 अलग अलग रीजन है, बहुत आराम से सुनना, बहुत आराम से समझना। सबसे पहला रीजन हो सकता है बेटा इंक्रीज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। कार्तिक 1 मिनट पोज करना भाई। बाबू अब रीजंस और फिर इम्पैक्ट, ये बहुत आराम से समझेंगे क्योंकि मुझे ना सिर्फ डेफिशिएंट डिमांड में एक एक वर्ड बदलना है। सब मेरी तरफ देख रहे हैं, सब मेरी तरफ देख रहे हैं, मेरी तरफ। बाबू हम बात कर रहे हैं एक्सेस डिमांड के रीजंस की। मैंने पहला रीजन लिख दिया, इंक्रीज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मेरी तरफ देखेंगे समझेंगे। मान लो बेटा किसी इकोनॉमी मतलब एक इंसान अगर 100 रुपए कमाता है तो बेटा 60 खर्च देता था, 40 जोड़ लेता था।
में प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कितना था? 60%। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम समझते हो ना? हाउ मच ऑफ द एडिशनल इनकम इज कंज्यूम्ड। यही तो मतलब होता है ना। मैं कहता हूं एक इंसान पहले 100 रुपए कमाता था, 60 खर्चता था, 40 जोड़ लेता था, ठीक है ना? प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बढ़ गया, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बढ़कर हो गया बेटा 70%। 70% होने से क्या हो जाएगा बेटा? अगर अब वो इंसान 100 रुपए कमाएगा तो बेटा अगर पहले तो डिमांड में 60 रुपए क्रिएट करता था वो, अब वो इंसान कितने रुपए की डिमांड क्रिएट करेगा? अब वो 70 खर्चेगा, करेगा 70 रुपए। ये एक रीजन है बेटा एक्सेस डिमांड का, जिसकी वजह से डिमांड बढ़ रही है बेटा इकोनॉमी में। तो एक्सेस डिमांड का एक रीजन है बेटा इंक्रीज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। जब भी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बढ़ेगा हमेशा बेटा इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड की सिचुएशन क्रिएट होगी। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? सिंपल बात। नेक्स्ट इज, लिखो मेरे साथ साथ एडिंग, रिडक्शन इन एक्सेस। रिडक्शन इन टैक्सेस। लो सामने देखना बाबू, किसी टाइम पर इंडिया में मान लो टैक्स रेट, अगर कोई इंसान 100 रुपए अर्न करे तो 30 रुपए तो सरकार को दे देता है टैक्सेस और 70 रुपए उसकी डिस्पोजेबल इनकम है। यानी कि बेटा वो इकोनॉमी में डिमांड कितनी क्रिएट कर सकता है? 70 रुपए की। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर 70 के 70 खर्च कर सकता है, तो डिमांड कितनी क्रिएट कर सकता है? 70 रुपए की। सरकार ने ये टैक्स रेट कम कर दी, सरकार ने टैक्स रेट 10% कर दिया। अब 10% करने से क्या होगा? अब वो अभी भी मैं कहता हूं उस इंसान की इनकम 100 रुपए है तो 10 रुपए उसने दे दिए टैक्स और उसकी डिस्पोजेबल इनकम बढ़कर हो गई 90 रुपए। वो इकोनॉमी में कितनी डिमांड क्रिएट कर सकता है? 90 रुपए, जो पहले क्या होती थी 70। क्या बेटा ये एक रीजन है एक्सेस डिमांड का? उसके हाथ में 70 थे तो 70 की डिमांड करता है, अब 90 है तो 90 की डिमांड कर सकता है मैक्सिमम। तो बेटा ये एक सिचुएशन है जिसकी वजह से एक्सेस डिमांड क्रिएट हो सकती है इकोनॉमी में। तो दो बातें समझ में आई, इंक्रीज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जब भी खर्चा बढ़ाओगे बेटा तब एक्सेस डिमांड होगी। रिडक्शन इन द टैक्स रेट, सरकार टैक्स गिराएगी, लोगों के हाथ में डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा बचेगी, लोग एक्सेस डिमांड की सिचुएशन क्रिएट कर दें। सिंपल बात बेटा। अगली 3 बात सेम सुनना, स्लैश लिखूंगा आप भी लिखते चलो। इंक्रीज इन तीन हेडिंग लिखी मैंने बेटा, फटाफट से नोट डाउन करना बाबू। थर्ड हेडिंग, फोर्थ हेडिंग, फिफ्थ हेडिंग, लॉजिक का सेम है, सुनना। सर मैंने हेडिंग लिखी थर्ड इंक्रीज इन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, फोर्थ इंक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट एंड फिफ्थ डेफिसिट फाइनेंसिंग। किसी को पता है वर्ड डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब क्या होता है? फाइनेंस कम होना। जब हम क्राइसिस आते हैं तो क्या गवर्नमेंट क्या करती है? पैसे और थोड़ा कॉन्फिडेंस रख, सही बोल रहा होगा थोड़ा सा, है बिल्कुल। वो होता है डेफिसिट फाइनेंसिंग जो खर्चते हैं। चलो जी, हाँ एग्जैक्टली चलो ठीक है यार, मैं बताऊंगा आपको क्या होता है पूरे तरीके से, लेकिन सुनते चलो। बहुत बढ़िया श्रद्धा।
बाबू इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, अगर गवर्नमेंट अपने खर्चे बढ़ा दे, देखो मैं आपको एक बात बताता हूं, आप समझते हो इन्फ्लेशन का कारण क्या होता है? एक्सेस डिमांड और इन्फ्लेशन एक जैसी बात है ना। क्या कारण होता है इन्फ्लेशन का? जब भी लोगों के हाथ में आप बहुत पैसा दे दोगे, हमेशा इन्फ्लेशन आ जाएगा। कहने का मतलब क्या है बेटा? आरबीआई के पास नोट छापने की मशीन है, आपको नहीं लगता कि वो किसी भी टाइम गरीबी दूर कर दे इंडिया की? मेरे से पिछली बार एक बच्चे ने क्वेश्चन किया था इकोनॉमिक्स में, मैंने कहा बहुत बढ़िया क्वेश्चन। तो आपको नहीं लगता 15-15 लाख रुपए प्रिंट करके सारे बंदों को बुलाओ, लाओ आओ 15-15 लाख ले, जो गरीबी खत्म इंडिया की? ऐसे नहीं कर सकते सर। पता है क्या होगा? बांग्लादेश ने एक बार ट्राई किया था ऐसा करने का, और इतने खतरनाक इन्फ्लेशन में चला गया था ना देश, पिछले 5 साल खराब हो गए थे उनके देश के। 5 साल ऐसे ही जाएंगे। क्यों? क्या होगा? सबके हाथ में 15-15 लाख दे दो, आप क्या समझते हो महंगाई कितनी हो जाएगी? जब लोगों के हाथ में पागलों की तरह पैसा होता है तो वो पागलों की तरह ही स्पेंड करते हैं, लेविशली खर्चते हैं। पता क्या हो जाएगी एक नमक के थैले की कीमत देश में? कहेंगे तेरे पे तो बहुत पैसा है, 500 की है, 50 की नहीं है। एक जूस का ग्लास अब 100 का नहीं है, गरीबी तो आई नहीं देश में, वो 200 का है। मैं तो बेचता नहीं 200 से कम। खरीदना खरीद ले, नहीं खरीदना ना खरीद, मजबूरी में खरीदोगे, इतनी महंगाई हो जाएगी कि परेशान हो जाओगे। समझ में आया बेटा? तो हमेशा ध्यान रख लेना, इन्फ्लेशन का कारण सिर्फ एक होता है, सिर्फ एक, जब लोगों के हाथ में बहुत पैसा हो, वो एक कारण है इन्फ्लेशन का। ठीक है ना? अब बाबू कहता है इंक्रीज इन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। बेटा गवर्नमेंट ने खर्चे बढ़ा दिए, और हमारी इकोनॉमिक्स प्रिंसिपल पे काम करती है, जो चीज एक इंसान का खर्चा है वो दूसरे की इनकम। सर गवर्नमेंट ने खर्चे बढ़ा दिए होंगे तो किसी को तो मिले होंगे पैसे। गवर्नमेंट ने खर्चा करा, किसी को मिले, तो बेटा बढ़ा दिया आपने लोगों की इनकम बेफालतू में, और जैसे ही बढ़ा दिया आपने, क्या होगा? इन्फ्लेशन ही तो आएगा। रीजन फॉर द एक्सेस डिमांड, किसी को आप पैसा दोगे वो तो करेगा ही डिमांड। सेम बात बेटा मैंने क्या लिखी स्लैश करके, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट ने खर्चा किया या फर्म ने इन्वेस्टमेंट करी? भाई फर्म इन्वेस्टमेंट करेगी, कोई प्लांट एंड मशीनरी खरीदेगी, क्या होगा? क्या सर आपके लिए तो वो इन्वेस्टमेंट है, लेकिन किसी के लिए तो इनकम है। आपने तो खर्च दिया, लेकिन कोई तो इंसान दुनिया में बैठा हुआ रिसीव करेगा उस पैसे को। जैसे ही वो रिसीव करेगा, बस हो गया काम, एक्सेस डिमांड, इन्फ्लेशन। ठीक है ना? और ऐसे ही तीसरी बात, डेफिसिट फाइनेंसिंग। बेटा डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होता है? प्रिंटिंग ऑफ एडिशनल करेंसी। आपको पता है इंडियन गवर्नमेंट के खर्चे ज्यादा हैं, इनकम कम है। कितना कमाती होगी इंडियन गवर्नमेंट? मोटी मोटी बात बता देता हूं, 2 टैक्सेस की इनकम। ठीक है ना? जीएसटी से अब तो 1.25 लाख करोड़ के लगभग की एवरेज आ गई। ठीक है ना? जीएसटी से समझ लो 15 लाख करोड़ कमाते हैं, और इनकम टैक्स से भी 15 लाख करोड़। ठीक है ना? गवर्नमेंट की इनकम 2 टैक्सेस से 30 लाख करोड़ है। इसके अलावा और बहुत सारे सोर्सेज हैं, पढ़ोगे आप गवर्नमेंट बजट में। तो 30 लाख करोड़ की इनकम है, और मैं बोलता हूं कि गवर्नमेंट ने खर्चा कर दिया 35 लाख करोड़ का, तो 5 लाख करोड़ कहां से आएंगे? सर 2-3 ही ऑप्शन होते हैं गवर्नमेंट के पास, या तो आरबीआई से लोन ले ले, नहीं तो बेटा इंटरनेशनल बैंक से लोन ले ले, और जब कोई रास्ता नजर नहीं आता तो गवर्नमेंट आरबीआई को कहती है प्रिंट कर दो एडिशनल करेंसी। और ये करेंसी प्रिंट कराकर आप खर्च रहे हो भाई। तो मेरी इंडियन इकोनॉमी में टोटल 17 लाख करोड़ रुपए हैं, आपने 5 लाख करोड़ और प्रिंट कराकर खर्च कर दिए। इकोनॉमी में पैसा कितना हो गया? 17 लाख करोड़ की जगह 22 लाख करोड़। सर इकोनॉमी में इतना पैसा डालोगे तो इन्फ्लेशन आना तय है, बिल्कुल तय। आपको पता है कोविड की सिचुएशन क्या हुई थी? मंदी की तरफ जाने लग गया था देश। क्यों? क्योंकि कोई खर्च ही नहीं रहा था। जब कोई खर्चेगा नहीं तो दूसरे को मिलेगी नहीं इनकम। लोगों ने कहा जोड़ो जोड़ो जोड़ो, किसी के घर में भी बीमारी हो सकती है, इतना पैसा लग रहा, उतना पैसा लग रहा, जोड़ो जोड़ो। लोगों ने खर्चे घटा दिए। आरबीआई सर पकड़ के बैठ गया, ये तो मंदी आ जाएगी, बहुत घनघोर मंदी आ जाएगी ऐसे तो आरबीआई ने 50,000 करोड़ रुपए लोन में दे दिए थे। बूस्टर पैकेज दिया था इंडिया को, 50,000 करोड़ जान के दिया था कि लोन बांट दो 50,000 करोड़ रुपए के। जैसे ही सिचुएशन ठीक हो गया, हम दोबारा निकाल लेंगे लोन का पैसा, दोबारा बैंकों के थ्रू निकाल लेंगे पैसा। तो बहुत दिमाग से खेलते हैं वो, समझ में आई बात? लेकिन अगर आप एडिशनल करेंसी प्रिंट कर करके खर्चते जाओगे, इकोनॉमी में पैसा बढ़ाते जाओगे, तो बेटा इन्फ्लेशन आना तय है। क्या बात समझ में आई? एक्सेस डिमांड क्यों होती है बेटा, ये रीजन समझ में आए? 5 रीजन की मैंने बात कर ली है। इंक्रीज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम,
बेटा अगर इंसान पहले 60% खर्चता था और अब प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 70% हो गई है, तो बेटा आप 60 रुपए की जगह आप 70 रुपए खर्चने लगोगे। अ रीजन फॉर द एक्सेस डिमांड, ठीक है ना। रिडक्शन इन द टैक्स रेट, पहले टैक्स रेट 30% थे, तो 100 कमाते थे तो 70 ही आपके हाथ में डिस्पोजेबल इनकम बचती थी। अगर सरकार किसी भी दिन कह दे ये टैक्स मैंने कम कर लिया, 20% कर लिए, तो बेटा आप 100 कमाओगे तो आपके हाथ में 80 रुपए आएंगे, तो आप मैक्सिमम डिमांड 80 रुपए की कर सकते हो, जो कभी पहले 70 रुपए की थी। तो बेटा रीजन फॉर द एक्सेस डिमांड। इंक्रीज इन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट के लिए खर्चा लेकिन किसी और के लिए इनकम। इंक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट, फर्म के लिए इन्वेस्टमेंट लेकिन किसी और के लिए इनकम। और डेफिसिट फाइनेंसिंग, जब गवर्नमेंट अपने खर्चों को कोप अप करने के लिए एडिशनल करेंसी को प्रिंट करे। बेटा नाम देखो क्या, डेफिसिट फाइनेंसिंग। जब मैं मतलब गवर्नमेंट से है, जब गवर्नमेंट अपने डेफिसिट को फाइनेंस करे, फाइनेंस करे मतलब किसी तरीके से वो पैसा अरेंज करे, ठीक है ना। गवर्नमेंट के खर्चे ज्यादा, इनकम कम, तो जो डेफिसिट अराइज हुआ उसको गवर्नमेंट कोप अप करने के लिए प्रिंटिंग कराती है। वो प्रिंटिंग ऑफ एडिशनल करेंसी डेफिसिट फाइनेंसिंग है। समझ आई ना बात। और बेटा इससे भी क्या होता है, इन्फ्लेशन क्रिएट होता है। क्लियर हूं मैं बात को लेकर, समझ आई बात। एंड सेवेंथ वन, राइज इन एक्सपोर्ट्स। ये क्या है? सुन लो, चलो लिखो लिखो फटाफट से लिखो। सोच के बताओ मेरे को, फॉल इन इंपोर्ट कैसे। इंपोर्ट समझते हो ना, बाहर से कुछ मंगा रहे थे अब नहीं आ रहा। वजह क्यों? बेटा आप बाहर से कोई चीज खरीदते थे बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, अब बेटा वो बहुत महंगी हो गई है, या बेटा एडिशनल कस्टम ड्यूटी हमारे देश ने लगा दी है तो वो बाहर से आ नहीं पा रही, वजह कुछ भी हो। तो बेटा अगर कोई चीज बाहर से पहले बहुत ज्यादा आती थी अब आ नहीं पा रही, फॉल हो गया इन इंपोर्ट्स, तो बेटा उस चीज का प्रेशर अब इंडियन इकोनॉमी में तो बढ़ेगा। उस चीज की जो आप डिमांड किया करते थे, बाहर से लेकर आया करते थे, अब तो बाहर से आ नहीं रही। उस चीज की आप डिमांड कहां क्रिएट करोगे? इंडियन इकोनॉमी में तो क्रिएट करोगे आप उस चीज की डिमांड। अ रीजन फॉर द एक्सेस डिमांड। मान लो बेटा मैं बोलता हूं एलईडीज, आप इंडिया के मैन्युफैक्चर्ड खरीदते हो 5 लाख, एक एग्जाम्पल लेने के लिए, और बाहर से मैन्युफैक्चर्ड खरीदते हो 20 लाख। जो बाहर से आया करते थे अब आ नहीं रहे, कुछ भी वजह समझ लो, बाहर बहुत महंगे हो गए, ठीक है ना। बाहर भी बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन आ गया, बाहर बहुत महंगे हो गए, और आपके देश में इन्फ्लेशन नहीं है, आपके देश में सस्ते बिक रहे। तो सर जो चीज 20 लाख बाहर से आती थी और इंडिया की सिर्फ 5 लाख बनती थी, इस बार भी इंडिया वालों प्रोड्यूसर ने 5 ही लाख बनाई, लेकिन आपने क्या करा, 20 लाख की एक एडिशनल डिमांड क्रिएट कर दी इंडियन इकोनॉमी में। आपने डिमांड कर दी 25 लाख की। रीजन फॉर द एक्सेस डिमांड। क्या क्लियर है बात? पक्की बात है? हाँ रिपीट कर रहा हूं बाबू मैं बोल रहा हूं इंडियन प्रोड्यूसर एलईडी 5 लाख बनाते थे पहले, ठीक है ना, और आप फॉरेन प्रोड्यूसर से खरीदते थे 10 लाख। इंडिया में 5 लाख एलईडी बिका करते थे इंडिया के बने हुए, और फॉरेन से बिका करते थे 10 लाख, खरीद कर आप लाते थे, इंपोर्ट करते थे, ठीक है। अब इंपोर्ट बंद हो गया, वजह क्या? एडिशनल कस्टम ड्यूटी लग गई तो महंगा हो गया प्रोडक्ट, और वहां रॉ मटेरियल फॉरेन में बहुत महंगे हो गए हैं तो बहुत महंगा आ रहा है, आपने फॉरेन से खरीदना कर दिया बंद। लेकिन इंडियन प्रोड्यूसर को ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं थी, उन्होंने इस बार भी 5 लाख बनाए, लेकिन आपने डिमांड कितनी क्रिएट करी? आपने डिमांड क्रिएट कर दी 15 लाख की। क्यों? क्योंकि जो 5 लाख नॉर्मली बिक रहे हैं वो तो बिक रहे हैं, 10 लाख की जो एडिशनल डिमांड फॉरेन मीट आउट करता था वहां से कुछ आया नहीं। वो डिमांड कहां पर आएगी? इंडियन इकोनॉमी में तो बढ़ेगी बेटा वो डिमांड, ठीक है ना। रीजन फॉर द एक्सेस डिमांड, एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन द प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड, ठीक है ना जी। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। सेम लॉजिक पे बेटा राइज इन एक्सपोर्ट्स। कोई चीज इंडिया ने सस्ती बना दी, ठीक है ना, पहले सिर्फ इंडिया की बिकती थी लेकिन इंडिया ने बहुत सस्ती बना दी, तो बेटा बाहर से बहुत सारी डिमांड आ गई और आपने वो क्या करा, सारा एक्सपोर्ट कर दिया उठाकर, तो बेटा इंडियन कंज्यूमर की डिमांड तो मीट आउट नहीं हो पाए। रीजन फॉर द एक्सेस डिमांड। कहने का मतलब क्या बेटा, एग्जांपल से एक चीज क्लियर करने की कोशिश करता हूं। आप 10 लाख एलईडी बनाते थे, ठीक है ना, और इंडिया में 10 के 10 लाख बिक जाया करते थे, ठीक है। अब हुआ क्या बेटा, आपने इतना सस्ता बना दिया कि फॉरेन से आपके पास ऑर्डर आ गया 6 लाख एलईडी का,
फॉरेन को तो आपने दे दिए 6 लाख, क्योंकि ऑर्डर आ गया, प्रोड्यूसर ने एडवांस ऑर्डर पकड़ लिया, 6 लाख वहां सप्लाई कर दिए। अब बचे कितने? 4 लाख। डिमांड कितनी है? 10 लाख। क्या कहां से मीट आउट करोगे? रीजन फॉर द एक्सेस डिमांड। ठीक है जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? साथ के साथ हेडिंग ओके है? ठीक है बाबू, एक टॉपिक रहता है बस अब एक्सेस डिमांड में, मेजर्स टू करेक्ट एक्सेस डिमांड, लेकिन करूंगा उसकी बात। और एक और टॉपिक रहता है बेटा इंपैक्ट। पहले मैं इंपैक्ट कराने के बाद ना मेजर्स टू करेक्ट एक्सेस डिमांड नहीं करा रहा, पहले डेफिशिएंट डिमांड करा रहा। पहले मैं आपको ये दिखा देता हूं कि सब कुछ मेरे को एक एक वर्ड बदलना है और ओके होगी बात। ठीक है जी, चलो सामने देख रहे हैं इंपैक्ट का एफिशिएंट डिमांड कर लेंगे, एक टॉपिक छोड़ेंगे तो एक पेज छोड़ के चलना, ठीक है ना। इंपैक्ट ऑफ, ये लिखो मेरे साथ साथ, इंपैक्ट ऑफ एक्सेस डिमांड। बस बाबू बोलना नहीं। सब सामने देख रहे हैं, सब सामने। लिखा उतना लिखे रहने दो, पहले सामने देखो बाबू। 3 चीजों पे इंपैक्ट आ सकते हैं, मैंने तीनों चीजों के नाम लिख दिए, बताऊंगा मैं नहीं, क्योंकि मैं हूं समझाने वाला बंदा, मुझे तो आपसे जानना है। मैंने बताया कि एक्सेस डिमांड का इंपैक्ट 3 चीजों पे आ सकता है, एम्प्लॉयमेंट पे, प्राइस पे। 3 चीजों पे इंपैक्ट आ सकता है। मुझे ये बताओ, एक्सेस डिमांड हुई इकोनॉमी में तो प्राइस का क्या होगा? बढ़ेंगे यार, प्राइस बढ़ेंगे तभी तो बाय इन्फ्लेशन, राइजेस इन प्राइसेस, यही तो होता है इन्फ्लेशन। तो मैं तो पहले ही बता चुका हूं इसके बारे में कि इन्फ्लेशनरी गैप क्रिएट होता है एक्सेस डिमांड से, और इन्फ्लेशनरी गैप मतलब महंगाई बढ़ेगी तो प्राइस तो पक्का बढ़ेंगे। व्हाट अबाउट प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट? बढ़ेगा? कितने गधे हो तुम, सोचते ही नहीं। कुछ नहीं होगा, रिमेन्स न्यूट्रल। पता है आपको, जान के बुलवाया मैंने आपसे बढ़ेगा, वरना मैं शुरुआत यहां से कर सकता था, मैंने जान के प्राइस से शुरुआत करी। सोचते क्या हो तुम? आप इंडियन इकोनॉमी में कितने लोग हैं? क्या दिया था एग्जांपल, 100 लोग हैं, मैक्सिमम कितनी यूनिट प्रोड्यूस हो सकती है? 1% 10 कर सकता है, तो 1000 यूनिट प्रोड्यूस हो सकती हैं। डिमांड आई 1200 की, कैसे करोगे मीट आउट? एम्प्लॉयमेंट बढ़ पाएगी कभी? नहीं। प्रोडक्शन बढ़ पाएगा कभी? नहीं। अल्टीमेट क्या होगा? प्राइस ही बढ़ेगा। भेजा खोल लो थोड़ा सा, ठीक है ना। शुरुआत ही एग्जाम्पल से करी थी मैंने तो, ठीक है ना जी, कोई दिक्कत तो नहीं। अब फटाफट से नोट डाउन करो, फिर डेफिशिएंट डिमांड ना स्टार्ट। बाबू डेफिशिएंट मैं, बाबू डेफिशिएंट डिमांड की डेफिनेशन क्या लिखी जाएगी? अब देखना बेटा कैसे रिवर्सल होगा। इट रेफर्स टू द सिचुएशन वेयर एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड फॉल्स शॉर्ट ऑफ planned aggregate demand required to establish full employment equilibrium। यानी कि मैंने क्या, false short, कुछ भी चेंज नहीं किया, ठीक है ना। और डायग्राम में आपको चेंज होगा, एग्रीगेट जो create हुआ कुछ और नहीं है, ए इज द डिफ्लेशनरी गैप। And what is the definition of deflationary gap? Deflationary gap is the gap at which actual aggregate demand falls short of planned aggregate demand required to establish full employment equilibrium। सर एक वर्ड बदल दिया मैंने, आ जाओ बेटा रीजंस की बात कर। क्या करूं रीजन में?
डिक्रीज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब समझदार को इशारा काफी। पहले 60%, ठीक है ना, 100 कमाते थे तो कितना खर्चते थे, 60 खर्च देते थे, 40 जोड़ लेते थे। अब बेटा मैं बोलूं 50 खर्चने लगे। अब 100 में से 50 खर्चोगे, 50 60 की डिमांड करता था इंसान, वो कितने की करेगा, 50 होगी डिमांड ऑटोमेटिकली कम। क्लियर है बात, कोई दिक्कत तो नहीं। रिडक्शन इन द टैक्स रेट, मैंने हेडिंग बदल के अब कर दी इंक्रीज इन द टैक्स रेट। बेटा सरकार कह दे कि ये टैक्स रेट में 50% कर रही हूं, सरकार कह दे टैक्स रेट में 50% कर रही हूं, तो अगर पहले 100 मिलते थे, 30 आप टैक्स देते थे, डिस्पोजेबल इनकम रिमेन 70। आज कितने खर्च रहे हो, आज सिर्फ 50 रुपए बचे हैं खर्चने के लिए। 100 में से 50 तो ले लिए सरकार ने टैक्स, आपके पास कितने बचे, बस 50। मैक्सिमम डिमांड कैन बी 50। हो गया बेटा डेफिशिएंट डिमांड। जो आपकी डिमांड कभी 70 थी, अब रह कितनी गई, 50। ठीक है जी। नेक्स्ट वर्ड बताओ जी, क्या करें, डिक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, डेफिसिट फाइनेंसिंग का कोई वर्ड अपोजिट नहीं होता, तो ये वर्ड कभी लिखोगे नहीं। यानी कि इसके जो टोटल इंपैक्ट आएंगे वो 6 आएंगे, 7 नहीं आएंगे। ठीक है ना। ऐसे ही फॉल इन इंपोर्ट को कर देना राइज इन इंपोर्ट, और बेटा राइज इन एक्सपोर्ट्स को कर देना फॉल इन इंपोर्ट एक्सपोर्ट, सॉरी। ठीक है जी, हो गया सिंपल सिंपल। बाबू इंपैक्ट, हाँ जी इंपैक्ट बताओ। अब सोच के बोलना पूरा भेजा चलाकर। डेफिशिएंट डिमांड है बाबू, कम आई है डिमांड, क्या करूं, प्राइस गिरेंगे। हाँ पहले पहले प्राइस का सोच। बेटा सब कम हो जाएगा। अब रीजन सुन लो, मेरा कोई दिल नहीं कह रहा सा बोलने को। बाबू प्रोड्यूसर इज विलिंग टू सप्लाई 1000 यूनिट, और उसकी एक्सपेक्टेशन है कि एग्रीगेट डिमांड भी बेटा कितनी आएगी, 1000 यूनिट, पर डिमांड आई 800। डिमांड आई 800, क्या बेटा पहले ही साल 200 यूनिट बच गई। आपने 1000 प्रोड्यूस करी, डिमांड आई 800, बिकी 800। अगले साल कभी गलती करोगे सोचने की 1000 की डिमांड आएगी, अब आप थोड़ा सा बढ़ाओगे अपने आप को कि पिछले साल 800 बिके, इस बार 900 बिक जाएंगे, और 900 में से 200 पहले पड़ी हैं, तो बनानी कितनी है, 700। 700 के लिए 70 लोग चाहिए। क्या बेटा एम्प्लॉयमेंट गिरेगी, क्या बेटा प्रोडक्शन भी गिर रहा है, 1000 की जगह 700 पे आगे, तो एम्प्लॉयमेंट भी गिर जाएगी, प्रोडक्शन भी गिर जाएंगे, और अल्टीमेटली प्राइस भी गिर जाएंगे। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। फटाफट से नोट्स में ये बात कंप्लीट कर लो, फिर मेजर्स पढ़ेंगे। ठीक है जी, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं प्यारे बच्चों, बाय बाय।